हेलो नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जो होगी वह आपके सी टेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सी टेट में हिंदी के प्रश्न बनते हैं 30 प्रश्न, उसी 30 प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। और आज की वीडियो में पूरे आप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। कितने प्रश्न दोस्तों? 50 प्रश्न, और 50 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटिव होंगे। आज की वीडियो हिंदी की पहली वीडियो होगी। आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और बिना लेट किए हुए, बिना कोई लाट लपेटे के आपको आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न की हम बात करेंगे कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। यह कथन किसका है आपको बताना है। याद रखेंगे, एक महान भाषाविद हैं जो बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। और उनका नाम क्या है दोस्तों? जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो वो भाषा सीखने के गुण के साथ ही जन्म ले लेते हैं, मतलब उनकी जन्मजात या प्राकृतिक रूप से वे भाषा को सीखते हैं। उनका नाम है दोस्तों नोम चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीएफ स्किनर के बारे में बात करें तो एक कहते हैं कि बच्चा जो होता है वह नकल करके सीखता है। याद रखेंगे, भाषा को जो बच्चा क्या करता है, नकल करके सीखता है। इनकी भी बात अच्छी लगती है। यहाँ पे देखेगा जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनमें वह भाषा अपने समाज से, अपने संस्कृति से सीखते हैं। इस बात को भी याद रखते चलिएगा। जिन पियाजे हैं वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वे भाषा अपने संज्ञानात्मक विकास से सीखते हैं। ठीक है, सबको देखेगा संज्ञानात्मक विकास की तरफ इशारा करते हैं। ये जो है दोस्तों, ये जन्मजात क्षमता की तरफ इशारा करते हैं, ये समाज और संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं, और बीएफ स्किनर जो है वह नकल या अनुकरण की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन को भी देखिएगा। और चलिए अब हम आगे चले आते हैं। देखिएगा, सी टेट में चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम सेकंड नंबर की बात करते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर क्या कर रहा है कि जो आपका लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास का मुख्य आधार क्या होता है, आपको बताया हूं दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। इन्होंने ये बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वह जो भी भाषा या जो भी कुछ सीखते हैं वह समाज से या अपनी संस्कृति से सीखते हैं। आपको बता दें, या इनका जो मुख्य रूप है वो समाज और संस्कृति ही है। वे कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं अपने समाज से या वयस्कों से या अपने संस्कृति के अंतर क्रिया करके, उससे जुड़ के, उससे रिलेटेड होके वह चीजों को सीख पाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अनुकरण होगा सही, कि आपका आत्मसतीकरण होगा, कि भाषा अर्जन यंत्र होगा, कि सामाजिक अंतर क्रिया होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों 3 नंबर प्रश्न की। 3 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चा भाषा भाषा किस प्रकार सीखता है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो आपको मैं बहुत बार बताया हूं कि जिन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, पियाजे का मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा होता है, और बच्चा अपने परिवेश से ज्ञान प्राप्त करते समय अनुकरण करके, आत्मसतीकरण करके और समायोजन की प्रक्रिया द्वारा भाषा को सीखता है। ऑप्शन आप देखिएगा, अनुकरण और आत्मसतीकरण द्वारा ये बच्चा सीखता है। बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केवल औपचारिक शिक्षण से ये तो नहीं होगा। जन्मजात क्षमता आपको बता ही दिए हैं कि जन्मजात क्षमता इनकी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे जन्मजात क्षमता किसकी है, नोम चॉम्स्की की है। ठीक है, समाजीकरण अंतःक्रिया लेव वाइगोत्स्की का है। तो याद रखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा भाषा किस प्रकार सीखता है, तो अनुकरण और आत्मसतीकरण के द्वारा सीखता है। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चा किस यंत्र, डिवाइस के साथ पैदा होता है? और उसको मैंने आपको बहुत बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसका नाम होता है दोस्तों, भाषा अर्जन यंत्र उसको हिंदी बोलते हैं। इसका नाम शॉर्टकट में LAD बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पे दिखेगा LAD। याद रखेंगे, नेम चॉम्स्की कहते हैं कि जो बच्चा होता है LAD डिवाइस के साथ जन्म लेता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको हिंदी में भाषा अर्जन यंत्र बोलते हैं। उनका मानना यह था कि मानव मस्तिष्क में एक काल्पनिक यंत्र होता है जो बच्चों को पर्यावरण से सुनने और वाक्यों को व्याकरण के नियम अपने आप विकसित करने में मदद करता है, जिसको LAD बोलते हैं। इसको हिंदी में भाषा अर्जन यंत्र बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 5 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। याद रखेंगे प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 की बात किया है दोस्तों, 1 से कक्षा 5 की बात किया है, क्लास 1 to 5 की बात किया है। इसमें भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन लिखेगा बच्चों को व्याकरण के नियम याद कराना। आपको बता दूं बिल्कुल व्याकरण के नियम याद कराना ऐसा कुछ प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कार्यशैली होती ही नहीं है। याद रखेंगे बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना, बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन और ऑप्शन को हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि सी टेट में एक ऑप्शन के अपेक्षा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है तो उसको लॉक करना पड़ता है, हमारा आंसर गलत हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों से केवल कठिन शब्दों का उच्चारण कराना, केवल कठिन शब्दों का उच्चारण करना ये भी गलत हो गया। बच्चों को केवल कविताएं याद कराना ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे साथियों तो आपको मिलेगा, अब देखिएगा ना कि बच्चों को केवल हम कविताएं याद कराएंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। बच्चों को केवल कठिन शब्दों का हम उच्चारण कराना सिखाएंगे, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, 1 to 5 का बच्चा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को व्याकरण के नियम आप याद कराएंगे, याद कराने जैसी चीजें जो होती है सीटेट के अकॉर्डिंग निगेटिव होती है। यहाँ पे देखिए ना ऑप्शन नंबर बी जैसा कोई भी ऑप्शन प्यारे हमको नहीं मिल रहा है। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाएंगे, उनको अवसर देंगे। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो एक्सप्लेन में आप लोग देखेगा कि आपकी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का लक्ष्य केवल नियम रखना या कठिन शब्द पढ़ाना ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि क्या होता है अपने दैनिक जीवन की अलग अलग परिस्थितियां जैसे घर हो गया, खेलकूद का मैदान हो गया आदि से हम प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यहाँ पे देखिए ना कहा है कि विभिन्न संदर्भों में हम सिखाएंगे, तो विभिन्न संदर्भ का मतलब यही तो हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे और 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है 6 नंबर प्रश्न कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो भाषा अर्जन जो होती है और भाषा अधिगम होती है, मैं आपको बता दूं भाषा अर्जन के बारे में याद रखिएगा। भाषा अर्जन में कोई बच्चा कोशिश नहीं करता है, कोई प्रयास नहीं करता है, ये आसानी से हो जाती है। और जो भाषा अधिगम होता है इसमें बच्चा को कोशिश करना पड़ता है, इसमें बच्चा सीखता है, सीखने के लिए कहीं जाना पड़ता है, जैसे विद्यालय जाएगा और जगह पे जाएगा। तो आपको बता दें देखिएगा जो भाषा अर्जन होती है यह परिवार से, समाज से, आस पड़ोस से, बड़े छोटों से हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाषा अधिगम की बात करें तो यह विद्यालय से होती है, इसके लिए समय निकालना पड़ता है, इसके लिए बच्चा प्रयास करता है तब होती है। ऑप्शन की तरफ आते हैं, व्याकरण का अंतर है दोस्तों, नहीं। सहजता और स्वाभाविक परिवेश का अंतर है, बात तो सही है। शिक्षकों की उपस्थिति का अंतर है, नहीं। पुस्तकों का अंतर है, नहीं। यहाँ पे देखिएगा एक सहज है और स्वाभाविक है, परिवेशों का अंतर होता है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जन क्या है दोस्तों, अचेतन और अनौपचारिक प्रक्रिया है, इसको हम घर परिवार से, अपने माहौल से, अपने आस पड़ोस से सीख सकते हैं। लेकिन जो भाषा अधिगम होती है यह चेतन और औपचारिक प्रक्रिया होती है, चेतन और औपचारिक प्रक्रिया होती है। इसको नियमों से, पुस्तकों से और शिक्षक की मदद से हम सीखते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल बताता हूं दोस्तों, भाषा को ही ले लूं और भाषा में दो भाषा को मैं ले लूं, एक भाषा ले लूं मातृभाषा, क्या है दोस्तों याद रखेंगे, एक को मैं ले लूं मातृभाषा और सेकंड नंबर भाषा को मैं ले लूं अंग्रेजी, याद रखेंगे। तो अंग्रेजी को बच्चा कहां से सीखेगा, अंग्रेजी जब सीखेगा तो इसको भाषा अधिगम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाषा अधिगम बोलेंगे। लेकिन मातृभाषा में कोई चीज बच्चा बोलेगा तो इसको भाषा अर्जन बोलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस तरह चीजों को समझ के चलिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, यही आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर अगर आप बच्चों के अंदर भाषा का आकलन कर रहे हो तो एक सफल टीचर के नाते सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें क्या होगा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होती है, बच्चे का विवरण होता है, सीखने का विवरण होता है, ये तो सही है दोस्तों। चित्र देखकर कहानी लिखना, चलिए ये भी बात देख लिया। अब देखते हैं मानक वर्तनी और व्याकरण का कठोरता से पालन करना, ये तो हमको गलत ही लग रहा है। बच्चों की अभिव्यक्ति, ये तो सबसे अच्छा जो है ना ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है।
ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। अब सी क्यों नहीं सही है? यहाँ पे कहा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो हमको लगता है कि मानक वर्तनी व्याकरण का कठोरता से पालन कराना ये सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बच्चे क्या है दोस्तों, प्राथमिक स्तर के हैं। तो जब प्राथमिक स्तर के हैं तो सबसे कम यही होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो मौलिक अभिव्यक्ति होती है, विचार और संवाद करने की इच्छा होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। व्याकरण या मानक वर्तनी कठोरता से बच्चों में पालन कराना ये नहीं होता, इसमें बच्चा बोरियस महसूस करता है, ऊब जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ, और 8 नंबर प्रश्न ये रहा आपका। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, आशा करते हैं कि 8 नंबर प्रश्न को, कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको जेडपीडी क्या है दोस्तों, यही आपको बताना है। मैंने बहुत बार बताया है कि जेडपीडी की अवधारणा किसकी है, ले वाइगोत्स्की की है। पहला बात ये याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जेडपीडी किससे संबंधित है, तो सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित है। दूसरी बात याद रखिएगा, जेडपीडी होती क्या है। अगर आपसे ये भी पूछे तो आप बताइएगा कि जेडपीडी के बारे में, या जेडपीडी की परिभाषा यही होती है कि बच्चा स्वयं जो चीजें सीखता है और जो चीजें किसी बड़े अनुभवी या वयस्क के सहयोग से सीखता है, उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेडपीडी। मतलब बच्चा स्वयं से जो चीजें सीख ले और कुछ चीजें किसी सहयोग से सीखे, तो सहयोग से सीखी गई और स्वयं से सीखी गई, जो आप हटा लीजिएगा, अंतर कर लीजिएगा, डिफरेंस कर लीजिएगा, जो चीजें आपको मिलेगी उसी को जेडपीडी बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और चलिए मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जेडपीडी का फुल फॉर्म पूछता है तो जोन ऑफ प्रोमोक्सिमल, याद रखेंगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। और यह वह दायरा होता है जो बच्चा स्वयं से सीखता है और किसी मदद से सीखता है, उसके बीच का अंतर होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार संपस्त विकास क्षेत्र जेडपीडी क्या है, बच्चों का स्वयं द्वारा किया गया जाने वाला कार्य है, कि वयस्क या अधिक ज्ञानी के सहयोग से बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाला स्तर है, कि शिक्षक द्वारा दिया गया गृह कार्य है, बच्चे का शारीरिक विकास है। मैं आपको बता दूं, ये जो जेडपीडी होता है इसी को बोलते हैं दोस्तों, कि वयस्क या अधिक ज्ञानी के सहयोग से बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाला जो स्तर होता है उसी को हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक बात कहूंगा दोस्तों, कि अगर अब तक आपने इस एकेडमिक को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इस एकेडमिक को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, आप कुछ भी ना करिए, लेकिन आपके जितने सहयोगी है ना, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए यहाँ से पढ़ो, यहाँ से आपको बिल्कुल नीचे से चीजें पढ़ाई जाती है। और जब आपका सीटेट का एग्जाम होगा, वहां तक जाते जाते आपकी पूरी 50 कक्षाएं हो जाएगी। और इसी 50 क्लास को आप लोग अगर अच्छा तरीका से पढ़ लिए, तो कोई ऐसा आपका, मैं तो नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेते, लेकिन आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को याद रखना और इसी बात को ध्यान देते हुए चलिए अब हम आगे चले जाते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। मैं आज के वीडियो का मेरा 9 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये क्या होती है, इसकी अवधि क्या होती है, इसका समय कार्यकाल क्या होता है। मूर्त, याद रखेंगे, मूर्त यहाँ पे कहा है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे साहब ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। एक संज्ञानात्मक अवस्था जो थी वह जन्म से लेकर 2 वर्ष की थी, संवेदी इसको बोलते थे। 2 से 7 साल थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते थे। 7 से 11 साल की थी, उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते थे। और 11 से ऊपर की जो अवस्था थी, इसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते थे, ठीक है। तो मूर्त वाला 7 से 11 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है कि जो बच्चा होता है, जो सामने चीजें देखता है, उसी के बारे में कल्पना कर सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 10, पोर्टफोलियो का मुख्य लाभ क्या होता है। याद रखेंगे, पोर्टफोलियो या विवरण डाटा होती है। मैं आपको पहले भी बताया कि पोर्टफोलियो एक फाइल या फोल्डर होता है, जिसमें किसी बच्चे द्वारा एक निश्चित अवधि, जैसे एक सत्र की बात कर लिया जाए दोस्तों, सभी कार्य जैसे उसका ड्राइव हो गया, चित्र प्रोजेक्ट हो गया आदि का उसमें व्यवस्थित ब्यौरा मिलता है, और यह बच्चे के सतत विकास को दर्शाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो के बारे में देखेगा कि यह शिक्षक का समय बचाता है। ये चीज है कि यह बच्चों की क्रमिक प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखता है।
यह केवल वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी होता है या बच्चों के अंक तय करता है, क्या होता है यही आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो के बारे में हम बात करें तो पोर्टफोलियो वह फोल्डर होता है जिसमें बच्चे के सतत विकास का विवरण होता है, ब्यौरा होता है, डाटा होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि पोर्टफोलियो क्या होगा तब, या बच्चों के क्रमिक प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरा क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसको हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ये क्या होता है, मैं आपको बिना ऑप्शन पढ़े या बिना ऑप्शन बताए मैं उसी तरह डिफाइन करता हूं, क्योंकि आपको एक जेडपीडी देता हूं, बाहरी सहारा देता हूं, जिससे आप आंसर को बता पाए। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है सबको समान शिक्षा मिले। ठीक है, समान शिक्षा का मतलब ये होता है कि हर जाति का, हर मजहब का, हर वेशभूषा का कोई भी बालक हो, वह एक कक्षा में एक छत के नीचे बिना उसे कोई भेदभाव के या काला गोरा या किसी भी भेदभाव के हम उसको छाटे ना, हमारी जो कक्षा हो सब में सब हर मजहब का, हर जाति का बच्चा समान अवसर उसको मिले शिक्षा प्राप्त करने के, उसी को हम लोग समावेशी शिक्षा बोलते हैं या समावेशी कक्षा बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन की तरफ चले आते हैं। ऑप्शन आपका कह रहा है कि विशेष बच्चों को अलग स्कूल में भेजना। अब देखिए यहाँ पे दुराव हो रहा है, यहाँ पे छाटने की बात की जा रही है कि विशेष बच्चों को अलग स्कूल में आप लोग भेजेंगे, ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ये समावेशी शिक्षा नहीं होगी। यहाँ देखिएगा सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराना। ऑप्शन नंबर बी से बढ़िया कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा, लेकिन इनको भी देखें, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर आप ध्यान देंगे, ये समावेशी शिक्षा कहलाएगी नहीं कहलाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम आप तैयार करेंगे, ये भी नहीं होगी। याद रखेंगे ये सब चीजें नहीं होगा, लेकिन आपका सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में एक छत एक कक्षा के नीचे अगर हम पढ़ाएंगे तो उस शिक्षा को इंक्लूसिव शिक्षा, समावेशी शिक्षा कहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बालक का विकास किस दिशा में होता है, ये आपको बताना है। मैंने तो बहुत बार बताया कि जो बच्चे का विकास होता है मस्तिष्क से पैर की तरफ होता है, उसके केंद्र से परिधि की तरफ होता है, और बच्चे का विकास जो होता है वह स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है। इस बात को याद रखेंगे। जो बच्चे का विकास होता है वो सतत होता है, लगातार होता है, निरंतर होता है, जन्म से लेकर कब्र तक होता है। डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको एक सब चीजें बता दिया, लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे पैर से सिर की तरफ होता है, उल्टा हो गया दोस्तों, सिर से पैर की तरफ होता है। आपको बिल्कुल पता है कि जो ए होते हैं ये क्या होते हैं, सिरोपूछी नियम इसको बोलते हैं। विकास सिर से शुरू होता है और पैर की तरफ खत्म होता है। मतलब सर्वप्रथम पाला बच्चे सिर को संभालना स्टार्ट करता है और उसके बाद वह अपने पैर पर काबू पाता है। यही होता है सिरोपूछी या सिराभिमुखी नियम। आगे देखते हैं, सिर से पैर की ओर या सिरोपूछी नियम होता है। या ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाहर से केंद्र की तरफ नहीं, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। केवल एक रेखी होता है नहीं दोस्तों, याद रखेंगे, यह आपके ग्राफी नियम में करता है। इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि बच्चों के जो निजी वाक होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए जो प्राइवेट स्पीच किसे कहते हैं। तो बच्चा देखते हैं एकांत में रहता है तो अपने अनुसार अपनी चीजों को कल्पना कर करके सोच सोच के बरबराता रहता है, तो इस बात को हम प्राइवेट स्पीच का नाम देते हैं। और प्राइवेट स्पीच को निज वाक हिंदी में क्या बोलते हैं, निज वाक बोलते हैं, और निजी वाक इसको नाम हम देंगे कि अवधारणा वाइगोत्स्की के अनुसार क्या दर्शाती है। ठीक है, तो जो बच्चा होता है वह प्राइवेट स्पीच कर रहा है, मतलब निज वाक को कर रहा है, एकांत में बैठा है, अपनी चीजों को सोच सोच के वो अपने अपने मन में चीजों को बड़बड़ा रहा है। तो आप उसको, वाइगोत्स्की ने इसको क्या कहा है, यही बताना है आपको। यहाँ पे देखिएगा बच्चा आत्म केंद्रित है। उनका मानना यह था कि बच्चा स्वयं के विचारों और कार्यों को नियंत्रित निर्देशित करता है। ये बात सही होगा कि बच्चा केवल दूसरों की नकल करता है और बच्चे में भाषा का विकार है। ये आपको बताना, बच्चे में भाषा का विकार, विकार का मतलब ये हो गया ना कि डिसेबिलिटी है। याद रखेंगे, ऐसा है क्या, नहीं। अगर कोई व्यक्ति
अकेले में बैठा हुआ है और अपने निज भाषा में, प्राइवेट स्पीच में अपने पुरानी कल्पनाओं को सोचता है और उसको सोच सोच के अपने दिमाग को और दिमाग के माइंड सेटअप एरिया को बढ़ाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसके अंदर कोई कमी है, उसके अंदर विकार है, ऐसा नहीं होगा। बच्चा केवल दूसरों की नकल करता है, ये भी नहीं होगा, इसमें नकल की कोई बात ही नहीं हो गई। यहाँ पे बच्चा आत्म केंद्रित बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि बच्चा स्वयं के विचारों और कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है इस प्रक्रिया के द्वारा। ये कौन बताते हैं? लेव वाइगोत्स्की साहब बताते हैं कि जो बच्चे की प्राइवेट स्पीच होती है, इससे बच्चा अपने आप को नियंत्रित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न को। और 14 नंबर प्रश्न आपका ए रहा। 14 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो बहुभाषिकता होती है को किस रूप में देखा जाना चाहिए। मैं आपको प्रश्न से ही डिफाइन करना चाहूंगा, ऑप्शन बिना पढ़े ही आपको बताऊंगा कि जो बहुभाषिकता होती है, बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि जो आपकी क्लास होती है, इस क्लास में हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब का बच्चा है और वह उनकी जो भाषाएं हैं वो अलग अलग भाषाएं हो। कोई आपका तेलुगु बोलता हो, कोई गुजराती बोलता हो, कोई कन्नड़ बोलता हो, कोई हिंदी बोलता हो, कोई आपके वहां की मातृभाषा जहां पे रह रहा हो वहां की मातृभाषा बोलता हो। अगर इसी को हम लोग बहुभाषिकता बोलते हैं। ये कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले अगर बच्चे उपस्थित हैं तो इसको हम बहुभाषिक कक्षा या उसी को बहुभाषिकता बोलेंगे। और जो बहुभाषिकता वाली कक्षा होती है, वही बात कहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिकता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखिए, इसको हम लोग ऐसा नहीं है कि इसको गलत रूप में लेंगे, इसको हम पॉजिटिव रूप में लेंगे, क्योंकि बच्चों को सीखने के यहाँ पे अवसर मिलते हैं, अपने सहपाठियों से उनकी भाषा सीखने के अवसर मिलते हैं। अब देखिए ऑप्शन की तरफ आते हैं। एक बड़ी बाधा और समस्या के रूप में, ये समस्या नहीं है दोस्तों, ये कोई बाधा नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण संसाधन है, रिसोर्स है दोस्तों। इससे बच्चा क्या करेगा? दूसरे की भाषा को सीखेगा। यहाँ पे देखेगा शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, चुनौती कोई नहीं होगी। भाषा शिक्षण में अवरोध के रूप में अवरोध क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है, क्योंकि कोई अलग मजहब का, अलग वर्ग से आ रहा बच्चा है, अलग जगह से आता है। कोई मान लीजिए कि गुजरात से आ रहा हो, कोई यूपी से आ रहा हो, तो कोई गुजराती सिखा देगा, कोई यूपी का भाषा सिखा देगा, कोई अपनी मातृभाषा सिखाएगा। तो इससे बच्चों को सीखने के अवसर मिल रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। और 15 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है, आपको बताना है। विकार है, इस बात को याद रखेंगे। और जो डिसबिलिटी है, इस बात को याद रखेंगे। जो डिसबिलिटी है क्या है दोस्तों? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्टेनिया हो गया, डिस्माफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। इसको याद रखना, ये बहुत बार पूछता है। अब देखिएगा, अब आपको बता दूं, डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। इसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है, इसको हम लोग रीडिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है? शब्दों और अक्षरों के बीच सही पहचान नहीं कर पाता है। आपको मैंने बहुत बार बताया कि वाज को सॉज लिखता है, ऐसे डब्ल्यू एस को यस से डब्ल्यू वो समझ पाता है, ये होता है उसके अंदर। तो ये पठन विकार होता है। ऑप्शन आ जाते हैं गणितीय गणना, नहीं, डिसकैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित होता है। पढ़ने और वाचन में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, शारीरिक संतुलन में कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं ना, ये पठन विकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पढ़ने और वाचन में कठिनाई होती है, इस बात को याद रखेंगे। लिखने में अगर कठिनाई कहे तो डिस्ग्राफिया होता है। अगर मानसिक तनाव की स्थिति में बच्चा है तो इसको डिस्टेनिया बोलेंगे, सब याद रखिएगा। अगर बच्चा मोर को मुर्गा मान ले, इसको डिस्माफिया बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। भ्रम की स्थिति जब बच्चे के अंदर आती है तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों 16 नंबर की बात। 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि जो आपकी डिस्ग्राफिया है, मुख्यतः किससे संबंधित समस्या है, यही आपको बताना है। समस्या बताइएगा कि जो डिस्ग्राफिया, मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ग्राफिया जो ग्राफ से संबंधित होती है, लिखने से संबंधित होती है, लिखने की समस्या होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है, इसको हम लोग राइटिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। इसमें बच्चे का जो याद रखेंगे फाइन मोटर स्किल होता है, उसमें सुंदर, स्पष्ट और सही आकार में लिखने में समस्या होती है, ठीक है। दो प्रकार की मोटर स्किल होती है, आपको बता दे रहे हैं, यहीं पे मोटर स्किल को ध्यान रखिएगा। एक आपकी मोटर स्किल होती है जिसको स्थूल गति बोलते हैं, स्थूल गति बोलते हैं, और एक होती है सूक्ष्म गति कौशल। दो प्रकार के आपके अंदर कौशल देखने को मिलते हैं। स्थूल गति कौशल क्या होता है? जैसे कि बच्चा तैर रहा हो, ठीक है, बच्चा दौड़ रहा हो, जिसमें शरीर की ज्यादा ज्यादा मांसपेशियां कार्य में लगी होती हैं, उनको हम लोग स्थूल गति कौशल बोलते हैं। जैसे बच्चा का तैरना हो गया, दौड़ना हो गया,
ये सब स्थूल गति कौशल को इशारा करते हैं। और सूक्ष्म गति कौशल की बात करें दोस्तों तो जैसे बटन गिनना हो गया, और इसके बाद आप लोग और देखिएगा जैसे लिखना हो गया, ये सब सूक्ष्म गति कौशल, इसमें जो शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियां यूज की जाती है, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन प्रश्न को देखिएगा। लिखने की समस्या है डिस्ग्राफिया। आगे देखते हैं डिस्कैल्कुलिया कैलकुलिया किससे संबंधित है दोस्तों? यह आपकी गणितीय अवधारणा को समझने में समस्या आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को, और 18 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि जो आपका बालक का समाजीकरण सोशलाइजेशन सबसे पहले कहां से शुरू होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है? तो उसके परिवार से। जो परिवार है वह समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी इसको बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और बच्चा सर्वप्रथम परिवार से सीखता है, परिवार में भी अपनी माँ से सीखता है, इस बात को याद रखेंगे। विद्यालय से नहीं होगा, ये सेकेंडरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की, पास पड़ोस से कि आपका परिवार से कि मीडिया से। अब देखो मीडिया तो सेकेंडरी है, ये नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा, लेकिन आस पड़ोस हम तब जाते हैं कि जब परिवार ना होता तब जाते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम बच्चा परिवार से सीखना स्टार्ट करता और ये सोशलाइजेशन की प्रथम स्टेज है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 19 नंबर की तरफ। बिना समय लिए हुए हम बिल्कुल आसान तरीके से सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे और बहुत आसानी तरीके से कक्षा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो इस कक्षा को आप लोग महत्वपूर्ण बना दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर की हम बात करते हैं कि जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसको इंग्लिश में चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन बोलते हैं। तो याद रखेंगे जो चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन होता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, यही प्रश्न आपसे कह रहा है। केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित होती है ये कक्षाएं? नहीं दोस्तों, बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है वो बालक जो, जैसे आप लोग देखिएगा, मैंने आपको बार बार बताया कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आपको कहती है कि कोई भी शिक्षा बालक को ध्यान में रखकर ही दी जाएगी। कोई भी शिक्षा का पाठ्यक्रम जो सिलेबस होगा वह बच्चे को ध्यान में रखकर ही कराया जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चे के अनुभवों, रुचियों और सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना है। शिक्षक के व्याख्यान पर बल देना है। केवल पुरस्कार और दंड पर आधारित होनी चाहिए। पुरस्कार दंड आ गया, बिल्कुल गलत है। बच्चे प्राइमरी का बच्चा है, व्याख्यान जैसी चीज आ गया, निगेटिव हो गया। केवल पाठ्य पुस्तक उसको पढ़ाएंगे, समाज की चीजें नहीं पढ़ाएंगे, ये भी गलत हो गया। ये ऑप्शन नंबर 20 से अच्छा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा कि बच्चे के अनुभवों को, रुचियों को और सक्रिय भागीदारी को, उसको अवसर को हम प्राथमिकता देंगे। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर दिख रहा है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम चले आते हैं आज की वीडियो का ये 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCE के नाम से हम जानते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, सतत का मतलब लगातार होता है, ठीक है। जब बच्चा कोई चीजें सीख रहा होता है तो अगर उसका हम मूल्यांकन करते हैं, उसका हम आकलन करते हैं, तो आकलन करने का बस यही उद्देश्य होता है कि हम पता कर पाते हैं कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है या बच्चा कहाँ पे नहीं कर पा रहा है। जब जहां पे बच्चा नहीं कर पा रहा हो, जब बच्चा कोई क्रिया कर रहा हो, कोई क्लास कर रहा हो, कोई कार्य कर रहा हो, और वहीं पे बच्चे को जब हम सिखा देते हैं तो बच्चा उस चीज को सीख जाता है, बहुत आसान तरीके से सीख जाता है। तो देखिएगा, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना होता है कि उसका अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो देख लेंगे कि बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, फेल हो गया, इसका मतलब ये हम करेंगे नहीं करेंगे दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति को समझना और सुधारना, ये बात तो सही कर रहा है, क्योंकि हम देखेंगे कि बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है। यहीं पे देखिए, मैंने आपको बताया कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान, और बच्चा जहां पे गलती करे, जहां पे न सीख पाए, वहां पे हम बाहरी सहायता उसे प्रदान कर दे, ठीक है, टेम्पररी सपोर्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आगे देखते हैं, बच्चों की तुलना करना, तुलना हम करेंगे नहीं। केवल सत्र के अंत में परीक्षा लेनी चाहिए, नहीं। अब हम केवल सत्र के अंत का मतलब जो आपके सत्र है, जैसे कि जो सत्र चल रहा है, कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा है या कक्षा 4 में बच्चा पढ़ रहा है, तो 5 में जाएगा, उस चीज का हम इंतजार करेंगे, तब तक बच्चा सीखने के लिए वो सोचेगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है ना कि जो ये आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है ना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति को समझना और सुधारना, जो बच्चे जहां पे गलती कर रहे हो, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अब हम देखेंगे दोस्तों 21 नंबर प्रश्न, और 21 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि भाषा सीखने में सबसे अधिक प्रभावशाली सामग्री
कौन है यही आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। अब भाषा सीखने में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन है देखते हैं। यहाँ पे केवल पाठ्य पुस्तक होता तो भैया हम लाख कर लेते। केवल शब्द आ गया, केवल तो बहुत बड़ा दुश्मन है सीटेट का। वो केवल का मतलब यही होता है कि केवल यही चीज कर सकता है। अब देखिए ना, भाषा सीखने में केवल पाठ्य पुस्तक हमारी मदद कराएगा, ऐसा होता तो बच्चा अपने घर से मातृभाषा सीख ही नहीं पाता। जब तक वो विद्यालय में जाता नहीं तब तक वो भाषा सीखता नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, इस बात को याद रखिएगा। प्रिंट समृद्ध वातावरण, ये होता है कठिन शब्दकोश। ये भाषा सीखने में मदद करता है कि केवल श्यामपट नहीं, ब्लैक बोर्ड ही नहीं केवल करेंगे। प्रिंट कठिनाई वाले शब्द भाषा सीखने में मदद नहीं करते। जो बच्चे का जो प्राथमिक का बच्चा है, प्रिंट समृद्ध वातावरण आप लोग देखे होंगे 1 to 5 की कक्षाओं में, आप जाकर देख लीजिएगा। जो जहां पे आप लोग नर्सरी कक्षाओं में जाकर देखिएगा, आपका जैसे आपका LKG हो गया, आपका UKG हो गया, उस कक्षाओं में आप जाकर देख लीजिएगा। वहां पे बच्चों के दीवार को ही सजा दिया जाता है, हाथी बैल पशुओं के चित्र, आपके जैसे देखते हैं वर्णमाला के जितने भी आपके लेटर होते हैं, काउंटिंग के आपके नंबर होते हैं, सब दीवारों पर लिख दिए जाते हैं। इसी को बोलते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण। इसको बोलते हैं कि जिस कक्षा या माहौल में बच्चों के चारों पोस्टर लगे होते हैं, बाल साहित्य, कहानियां, चार्ट और चित्र लगे होते हैं, जहां से बच्चा स्वाभाविक मनोरंजन तरीके से सीख लेता है, इसी को प्रिंट समृद्ध वातावरण का हम नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जैसा ऑप्शन हमको कोई दिख ही नहीं रहा। चलिए अब हम 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर की बात क्या है दोस्तों, कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धि क्या है, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। तो जो हार्वर्ड गार्डनर है उनके अनुसार जो अंतर व्यक्तिगत बुद्धि होती है वो क्या होती है, खुद को समझने की क्षमता होती है, दूसरों के मनोभावों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने की क्षमता होती है, भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग करने की क्षमता होती है, संगीत की समझ होती है। संगीत की समझ बात नहीं होगा, ये सांगीतिक बुद्धि जो होती है वहां पे इसका बात करते हैं तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तिगत बुद्धि जो होती है वह दूसरों के मनोभावों, भावनाओं और व्यवहार को समझने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर की बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि अंतः व्यक्तिगत बुद्धि से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो 23 नंबर को देखेंगे कि जो अंतः व्यक्तिगत बुद्धि होती है, मैं आपको अभी बताया हूं कि स्वयं की भावनाओं, क्षमताओं और कमजोरियों को समझना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं, पुनः रिपीटेड प्रश्न था। 24 नंबर देखते हैं, भाषा के कौशल का सही प्राकृतिक क्रम क्या है। मैंने आपको बहुत बार बताया, ये पहले बहुत ज्यादा ये आपका यूपी टेट में भी प्रश्न बन चुका है, सी टेट में भी बन चुका है कि जो बच्चे होते हैं वह LPLSRW में सीखते हैं, इस बात को याद रखेंगे। LSRW के क्रम में सीखते हैं, इस बात को याद रखेंगे। सर्वप्रथम यल का मतलब क्या होता है, लिस्टिंग मतलब सुनना होता है। यस का मतलब आपका स्पीकिंग मतलब बोलना होता है। आर का मतलब आपका रीडिंग का मतलब पढ़ना होता है। और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग का मतलब लिखना होता है। LSRW याद रखेंगे। सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और उसके बाद लिखता है। यही वाला क्रम आपका सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस बात को याद रखेंगे। 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर आज की वीडियो का एक 25 नंबर प्रश्न देखिएगा कि जो आपका गृह कार्य होता है, गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में होमवर्क बोलते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको होमवर्क देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है टीचर का, देखते हैं ऑप्शन की तरफ। होमवर्क का मतलब यही होता है ना, याद रखेंगे, गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य केवल कापियां भरना या बच्चों को व्यवस्था रखना नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। बल्कि कक्षा में पढ़े गए जो संप्रत्यय होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको अभ्यास करने के लिए टीचर जो होता है वो बच्चों को घर के लिए गृह कार्य देता है। इसका यही होगा, देखिएगा अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, ऐसा कुछ इसकी सोच नहीं होती है। केवल कापियां भरने के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बच्चों को दंडित करने के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। सीखे गए संप्रत्ययों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए दिया जाता है, अभ्यास करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा।
चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की। और 26 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या होता है। आपको बता दें, जो भी सृजनात्मकता श्रेणी का बालक होता है ना, उसके अंदर जो होती है ना, वह एक्टिवता होती है। बच्चा एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब होता है जो भी क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा हो, सृजनात्मकता बालक किसे बोलेंगे, जो तर्क वितर्क करता हो, जो बहस करता हो, जो प्रश्न पूछता हो टीचर से। इस बात को याद रखेंगे। इसको आप लोग देखेगा, इस सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या होता है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, रटने की क्षमता। याद रखेंगे, रटने की क्षमता तो नहीं होगा बिल्कुल। अति यहाँ पे सृजनात्मकता का मतलब यह है ना कि रटने की क्षमता अगर बच्चे के अंदर है तो वह सृजनात्मकता श्रेणी का बालक नहीं बोला जाएगा। बात तो ये समझ लीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे अभिसारी चिंतन ये नहीं होगा। अभिसारी चिंतन क्या होता है, जो एक निश्चित बिंदु पर आधारित होता है। मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा अभिसारी चिंतन करता है उतना वह एक्टिव बालक नहीं कहलाता है। जैसे आपको मैं कई कई बार बताया हूं एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मैं कह दूं कि आप मेला पर निबंध लिख दीजिए, मैं कह दूं कि आप 5+3 को जोड़ दीजिए कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। मेला पर निबंध अगर मैं अपने कक्षा में लिखने को बोलूं, बच्चा सब लोग मेला पर निबंध लिख दो, तो क्या करेंगे, सब जितने बच्चे मेरी कक्षा में बैठे होंगे वह सभी बच्चे क्या करेंगे, वो मेला पर निबंध तो लिखेंगे, लेकिन सबके लिखने की जो कार्यशैली होगी वो अलग अलग होगी। सबके शब्द एक ही शब्द का चयन वो लोग नहीं करेंगे, सब लोग अपने अनुसार लिखेंगे। तो मेला पर अगर किसी को निबंध लिखने के लिए कह दूं तो यह आपके अपसारी चिंतन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन मैं कह दूं कि बच्चा आप लोग 5+3 जोड़ दो, अगर जो बच्चा सब सही सही जोड़ेगा तो सबका आंसर 8 ही आएगा। तो यह आपका अभिसारी चिंतन होगा। इसमें दिमाग पर कोई दबाव नहीं पड़ता। इसके आंसर एक तरफ डिनोट करते हैं, इशारा करते हैं, और इसके आंसर जो होते हैं वह हजार भावनाओं को उत्साहित करते हैं। ठीक है, तो सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या कहलाता है, अपसारी बालक होगा। याद रखेंगे, अपसारी चिंतन होगा। अति सक्रियता मैंने क्यों नहीं किया, याद रखेंगे, मैंने एक्टिव शब्द का प्रयोग किया, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अति सक्रियता। ये जो अति सक्रियता होता है ना, याद रखेंगे, यहाँ पे बालक हाइपर होता है। अति सक्रियता बहुत हाइपर होता है, और ये बालक सृजनात्मकता श्रेणी का बालक नहीं कहलाएगा। जिसके अंदर अपसारी चिंतन होगी ना, वो बालक कहलाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे, अब चलते हैं हम लोग आज की वीडियो का 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न एक कोहलर वर्ग से संबंधित है, और 27 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जो गुड बॉय नाइस गर्ल, जो याद रखेंगे गुड गुड बॉय गुड गर्ल, जो अभिव्यक्ति किस स्तर से संबंधित है। मैंने बहुत बार बताया है कि जो लॉरेंस कोहलर वर्ग के अनुसार जो एक पारंपरिक स्तर होता है ना, इस पर बालक समाज की प्रशंसा पाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनने, याद रखेंगे, और नैतिक नियमों का पालन करने के लिए गुड बॉय एंड नाइस गर्ल का जो उसके अंदर कंसेप्ट होता है वो आता है। यह पारंपरिक स्तर होता है। बिना हम समय लिए हुए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। 28 नंबर ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। जैसे प्राथमिक स्तर 1 to 5 क्लास की बात कर रहा है, और इसमें जो बच्चे होते हैं उनको कविता पढ़ाने का टीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब देखते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ बताना। अभी बच्चे प्राथमिक कक्षा में पढ़ रहे हैं ना, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को ध्यान में रखिए, कल्पना करिए, और प्राथमिक कक्षा में अगर हम बच्चों को कविताएं पढ़ा रहते हैं, सबसे पहले हम बच्चों को कविताएं सिखाते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता है दोस्तों कि उसको हम लोग कठिन शब्दों का अर्थ सिखाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को कविता पढ़ाने का, स्टोरी सुनाने का, कोई नाटक बताने का, आनंद उसे प्राप्त कराना, रसों की अनुभूति कराना, लय की समझ विकसित करना। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है। आगे देखते हैं, आनंद, रसानुभूति और लय की समझ विकसित कराना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। केवल व्याकरण के नियम सिखाना ऐसा नहीं होगा दोस्तों। कवि के जीवन का परिचय देना, यहाँ पे कवि के जीवन का परिचय छोटा बच्चा बालक है वो क्या जाने, ठीक है, ये नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ, और 29 नंबर प्रश्न ये रहा दोस्तों, जो देखिएगा, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं विकास के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है। देखिएगा, विकास केवल शैशवावस्था तक होता है ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। जो विकास होता है ना वह केवल शैशवावस्था तक होता है ऐसा आप लोग देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो विकास होता है ना
वह आपके जब बच्चा माँ के पेट में पलना स्टार्ट होता है, जब बच्चे का भ्रूण का विकास होता है, वहीं से बच्चे का विकास स्टार्टअप हो जाता है। और जब तक बच्चा मर नहीं जाता, मृत्यु को प्राप्त नहीं कर जाता, अपने अंतिम स्टेज को नहीं चला जाता, तब तक बच्चा विकास करता रहता है। तो बच्चे का विकास आपको मैंने बताया कि जन्म से लेकर गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही दिख रहा है। विकास सभी बच्चों में एक ही गति से होता है? नहीं दोस्तों, जो बच्चे होते हैं सब में विकास की सीखने की क्षमता या विकास सब में अलग अलग तरीके से होता है, जिसमें बुद्धि लब्धि आईक्यू का मान देखते हैं सब में अलग अलग से होता है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। शेप में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस होता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करता है? नहीं दोस्तों, हेरिडिटी पर नहीं निर्भर करता है। आप लोग देखते हैं, आपको मैंने बताया कि विकास जो होता है वह आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का हिस्सा होता है, इस बात को याद रखेंगे। जो बच्चे का विकास होता है वह वंशानुक्रम भी होता और पर्यावरण भी होता, दोनों होता है, एनवायरमेंट दोनों होता है, तब हम उसको सही मानते हैं। लेकिन हमको ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो बिना सोचे समझे हम ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेंगे। जो विकास होता है वह गर्भधारण से शुरू होकर जीवन के अंत अर्थात मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, मतलब फिजिकल और क्वालिटेटिव दोनों तरीके से होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जो आपका स्केप फोल्डिंग ढांचा या पाड़ की अवधारणा किसने दी थी, आपको बताना है। देखिएगा, जो ढांचा या पाड़ या इसके फोल्डिंग जो होता है ना, इसको अगर आप बिल्कुल ध्यान तरीके से देखेंगे तो इसके फोल्डिंग जो होता है वो बाहरी सहायता प्राप्त करना है, बच्चे को बाहरी सहायता प्राप्त करना है। मतलब कि जो बच्चा कुछ कोई चीजें सीख रहा हो और बच्चा सीखने में गलती कर रहा हो तो उसको हम बाहरी रूप से सहायता प्रदान कर देते हैं, इसी को इसके फोल्डिंग बोलते हैं। और इसके फोल्डिंग की सहारा मतलब बाहरी सहायता प्राप्त करना, इसकी जो अवधारणा है इसको लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। जो जीन पियाजे, इसके फोल्डिंग नेम चॉम्स्की नहीं दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की है, ये बात याद रखेंगे। ब्रूनर नहीं होगा, ये वाइगोत्स्की जरूर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को, जब बच्चा कहीं पे सीख रहा है और सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो बच्चे को बाहरी कोई सहायता कीजिए दीजिए। और अभी मैंने बताया कि लेव वाइगोत्स्की ही है जो बताते हैं कि जेडपीडी, मतलब कि सहारा के द्वारा सीखा गया जो बच्चा होता है उसी को जेडपीडी बोलते हैं, कि कोई बाहरी सहारा आप दे रहे हो और जो बच्चा स्वयं से सीख रहा है उसके डिफरेंस को हम लोग जेडपीडी का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज की वीडियो का 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कक्षा में बच्चों की गलतियां, इरोर क्या दर्शाता है। जो बच्चे होते हैं वो गलतियां करते हैं, गलतियां सीखने का जो पहला स्तंभ होती हैं। और बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको मारे पीटे डांटे फटकारेंगे, अलग बैठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। जो गलतियां होती है और सीखने की प्रथम स्टेज होती है, इस बात को याद रखेंगे। बच्चों की नालायकी होती है, बच्चों की गलतियां नहीं दोस्तों। सीखने समझने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, बात तो सही है दोस्तों। शिक्षक की असफलता है नहीं दोस्तों। अध्ययन की कमी है दोस्तों नहीं। जो गलतियां होती है यहाँ से बच्चा सीखना स्टार्ट करता है, यहाँ से बच्चा सर्वप्रथम सीखने की जो पहली स्टेज होती है ना, इसी को हम लोग गलतियां करना बोलते हैं। और गलतियां को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना चाहिए, इस पर बच्चे को मारे पीटे डांटे फटकारेंगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करते समय सबसे अधिक बल किस पर दिया जाना चाहिए, ये आपको बताना है। जो प्राथमिक स्तर होते हैं ना, इन पर बच्चों की भाषा का आकलन करते समय सबसे अधिक बल आप किस पर देंगे। ऑप्शन देखते हैं। अब देखिएगा, कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो ऐसा नहीं है कि उस प्रश्न को अपने मन से वैसे ऐसे 3-5 करके आप लोग बोल देंगे, नहीं। आप ध्यान रखेंगे, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, 1 से 5 में पढ़ने वाला बच्चा है और वो इतने साल का है, मतलब कि वह 5 से 10 साल का बच्चा है, तो उसको लिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा आकलन हम करा रहे हैं तो किस किस चीज बिंदु का हम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति और बातचीत पर बल देंगे, लिखित परीक्षा पर देंगे, सुलेख प्रतियोगिता पर देंगे, शब्दकोश याद करने पर देंगे। छोटा बच्चा है, याद कराना वाला बात तो आएगा नहीं। लिखित परीक्षा की बात उतना बेस्ट नहीं, हमको लिख रहा है ना बच्चा। कहाँ पे अभिव्यक्ति, यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति, बच्चे के ऊपर कोई दबाव नहीं है, बच्चा यहाँ पे एक्टिव है, बातचीत को उसको हम अवसर प्रदान करा रहे हैं और सबसे यहाँ पे सहज अभिव्यक्ति होगी। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जितना सही है ना, ये वाले ऑप्शन नहीं सही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन हम कर रहे हैं और भाषा का आकलन उसे मौखिक अभिव्यक्ति से भी हम करेंगे और बातचीत करके करेंगे। जो ऑप्शन नंबर ए जितना अच्छा दिख रहा है ना, उतना ऑप्शन ए सभी नहीं दिख रहे हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बच्चों के अंदर अब छोटा बच्चा है, प्रतियोगिता हम कराएंगे नहीं, लिखित परीक्षा का उससे हम
थोड़ा भी नहीं सोचेंगे और यहाँ पे शब्द को याद कराना, रटाना, याद रखेंगे, ये सब बिल्कुल नेगेटिव बातें हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये होगा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि जो आपका प्रगतिशील शिक्षा होती है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, इसके जनक कौन है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक हैं वह अमेरिकी दार्शनिक उनको बोलते हैं, उनका नाम जॉन डेवी है, इस बात को याद रखेंगे। उन्होंने करके सीखना उन्हीं का है, जो एक कथन लर्निंग बाय डूइंग, इस पर इन्होंने ज्यादा बल दिया है, इस बात को याद रखेंगे। जो ये प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जॉन डेवी को मानते हैं, ये कहां से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के एक दार्शनिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं 34 नंबर की बात करते हैं। 34 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि जो आपका जेंडर क्या है। दो प्रश्न यहाँ पे आपका, चाहे सीडीबी हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे जहां भी पेडागोजी पूछते हैं ना, वहां पे प्रश्न पूछता है कि जो जेंडर और सेक्सुअल दोनों को पूछता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जेंडर एक सामाजिक प्रक्रिया होती है और जो सेक्सुअल होती है वो जैविक प्रक्रिया होती है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस बात को याद रखेंगे। जो जेंडर होती है और जो सेक्सुअल होती है, दोनों को याद रखेंगे। जो ये चीजें होती है ना, ये जो होती है यह आपका बायोलॉजिकल होती है, ये जैविक होती है, ये जैविक प्रक्रिया होती है। और ये जो होती है सोशल होती है, ये सामाजिक प्रक्रिया होती है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे जेंडर सामाजिक बात कहे तो वही सही होगा, एक सामाजिक संरचना होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जैविक की बात करता तो यहाँ पे अगर सेक्सुअल होता तो ये जैविक होती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि भाषा अर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है। मैंने आपको बिल्कुल बताया कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों याद रखिएगा। अधिगम जो होता है वो सीखा जाता है, नियम कानून दबाव या विद्यालय जाना पड़ता है। और अर्जन जो होता है सहज होती है, स्वाभाविक होती है, सरल होती है, बात बात में हम समाज से, परिवार से सीख लेते हैं भाषा को। अब देखिएगा चेतन और प्रयासपूर्ण नहीं, चेतन और प्रयासपूर्ण क्या होता है, भाषा अधिगम होता है। क्या होता है दोस्तों, इसकी बात करें तो ये आपका भाषा अधिगम होता है। लेकिन यहाँ पर दिखेगा अचेतन होती है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है, ये होती है आपकी भाषा अर्जन, याद रखेंगे। केवल विद्यालय पर आधारित होती है, केवल औपचारिक होती है। विद्यालय पर आधारित क्या होता है, भाषा अधिगम होता है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 36 नंबर क्या है कि भाषा अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है, सहज और अनौपचारिक है। नहीं दोस्तों, याद रखेंगे ये प्रयासपूर्ण, चेतन और नियमबद्ध होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना 36 का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा अधिगम एक औपचारिक क्रिया है, इसमें विद्यालय में बैठकर चेतन मन से शिक्षक के मार्गदर्शन के द्वारा जो व्याकरण नियम को याद करके भाषा को सीखा जाता है, यही होता है भाषा अधिगम, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आगमनात्मक विधि जो याद रखेंगे, जो आगमनात्मक विधि होता है वह आगमनात्मक विधि में शिक्षण किस दिशा में होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको मैंने बहुत बार बताया कि जो आगमनात्मक विधि होता है, इसमें सर्वप्रथम पहले बच्चों को हम एग्जाम्पल बताते हैं और उसके बाद उस चीजों को हम बताते हैं, उसके डेफिनेशन को बताते हैं कि इस चीज को आप देखेंगे, पहले हम उसका एग्जाम्पल बताते हैं, तब उसका डेफिनेशन बताते हैं। आगमनात्मक विधि जो होती है वह बाल केंद्रित होती है। इसमें जो शिक्षक होता है सबसे पहले किस चीज की तरफ एक्सप्लेन करता है, उदाहरण की तरफ, फिर उदाहरण विश्लेषण करके उसके नियम को दर्शाता है। यह जो शिक्षा होती है वह विशिष्ट से समान की तरफ चलती है। किसके तरफ दोस्तों, ये जो होती है यह शिक्षा होती है वह विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है, बात को याद रखना। और यह किसके तरफ इशारा करेगी, नियम से उदाहरण की तरफ नहीं दोस्तों, मैंने बताया सर्वप्रथम उदाहरण से नियम की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं, मूर्त से अमूर्त, सामान्य से विशिष्ट नहीं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। सभी उल्टा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना यही सही है। जो आगमनात्मक विधि होती है इसमें सर्वप्रथम बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद उसका हम लोग क्या बताते हैं दोस्तों, डेफिनेशन बताते हैं। अब यहीं पे आप लोग 38 नंबर प्रश्न देखिएगा। 38 नंबर प्रश्न थोड़ा उल्टा कर दिया कि जो आपका निगमनात्मक विधि होती है यह शिक्षण किस प्रकार होता है, इस बात को बताएगा। अब देखिएगा आगमनात्मक में मैंने बताया कि सर्वप्रथम बच्चे को उदाहरण तब नियम, और इसमें कहा होगा सर्वप्रथम नियम और तब उसके बाद उदाहरण की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब हम 39 नंबर की तरफ चलते हैं, थोड़ा तेजी से चलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। दृश्य श्रव्य सामग्री याद रखेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दृश्य, दृश्य का मतलब कि उसको पिक्चर के रूप में हम दिखा दें
और श्रव्य का मतलब उसमें आवाज भी आती हो, और सामग्री का मतलब संसाधन है दोस्तों। वह संसाधन किसके लिए उपयोग किया जाता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए उसका हम उपयोग करते हैं, कि ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर अधिगम को सुगम और रोचक बनाने के लिए करते हैं, कि केवल बच्चों का मनोरंजन कराना होता है। शिक्षक का कार्य आसान करना, शिक्षक का कार्य आसान करने से कोई बात नहीं है, बच्चों का मनोरंजन संबंधित कोई भी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अनुशासन कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है ना कि ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर देती है, अधिगम को सुगम और रोचक बना देती है, क्योंकि आपको बताया कि जो टीवी होती है, स्मार्ट बोर्ड होते हैं, जो आपके प्रोजेक्टर होते हैं, इन सभी का प्रयोग करके जो बच्चे होते हैं ना बहुत रुचि से चीजों को सीखते हैं। और जब रुचि से बच्चा को कोई बात भी बताया जाए, मतलब आवाज से उसको बताया भी जाए और सिंपली दिखाया भी जाए, तो बच्चा जब सुने भी और देखे भी चीजों को, तो वहां पे रुचि रख रहा है सीखने में, और उसको आसान तरीका से सीख जाएगा। इसी को बोलते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका 40 नंबर प्रश्न यही कह रहा है कि पियाजे के अनुसार जो आत्म सातीकरण क्या है, यही आपको बताना है दोस्तों। जो आत्म सातीकरण के बारे में आपको बताए कि पियाजे साहब आत्म सातीकरण के बारे में कहते हैं, तो आत्म सातीकरण का अर्थ ही होता है कि बालक द्वारा पहले से बने हुए जो मानसिक ढांचे होते हैं, इनमें बिना कोई बदलाव के, ठीक ना, बिना कोई बदलाव के नई जानकारी को ज्यों का त्यों जो हम जोड़ लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्म सातीकरण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बार बार बताया कि जैसे 4 टांगों वाले जानवर को देखकर हम लोग कुत्ता समझ लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। इसी को आत्म सातीकरण बोलते हैं। जो हमारे दिमाग में चीजें होती हैं, उसमें नई चीजों को बिना कोई बदलाव के हम जोड़ लेते हैं, और 4 टांगे वाली बात आई तुरंत हमारे मन में आ जाएगा कुत्ता की बात होगा। तो नए ज्ञान को पुरानी योजना में जोड़ना, ये बात याद रखेंगे। यही होता है पियाजे के अनुसार आत्म सातीकरण। पुरानी जानकारी में सुधार करना, नए ज्ञान को पुरानी योजना में जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नए ज्ञान के कारण पुरानी योजनाओं में परिवर्तन करना, तर्क का प्रयोग करना नहीं। याद रखेंगे आत्म सातीकरण का मतलब यही होता है कि बिना कोई बदलाव किए जो पुराने ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को जोड़ देना। यही होता है 40 का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर की बात करते हैं कि पियाजे के अनुसार समायोजन क्या होता है। आत्म सातीकरण आप लोगों ने सुना कि आत्म सातीकरण में कोई बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल उसे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो समायोजन होता है, इसमें नई जानकारी मिलने पर पुरानी योजना में संशोधन करते हैं। इस बात को दोनों को याद रखेंगे। तो आपको सामाजिक समायोजन और आत्म सातीकरण दोनों बताया। आत्म सातीकरण में कोई प्रभाव नहीं, कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन समायोजन में हम बदलाव करते हैं। नई जानकारी मिलने पर पुरानी योजना में संशोधन करना, पुरानी जानकारी को जैसा का वैसा रखना, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिना सोचे समझे व्यवहार करना, ऐसा नहीं है। केवल अनुकरण करना, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि पियाजे के अनुसार जो समायोजन होता है, इसमें जो नई जानकारी होती है उसमें जो पुरानी जानकारी होती है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को हम संशोधन करके जोड़ लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर की हम बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि बालक का विकास किसका परिणाम होता है? तो याद रखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, केवल आर्थिक स्थिति का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो बच्चे का विकास होता है ना, वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से होता है। इस बात को याद रखेंगे। आनुवंशिकता जो होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, आपको ये पता है, जिसको इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं। और इसके बाद जो वातावरण होता है, जो आपका इन्वायरमेंट होता है, यहाँ से बहुत सी चीजें हमको सीखने को मिलती है या सीखने में मदद पहुंचाती है। तो दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है बच्चे का विकास। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर की बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे आसान तरीका क्या है? उन्हें व्याकरण की किताब पढ़ाकर आप भाषा सिखा देंगे, उन्हें आपसी बातचीत और अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देंगे। पॉजिटिव ऑप्शन कर है, याद रखिएगा। उनसे कठिन निबंध लिखवाएंगे आप लोग, ऐसा नहीं होगा। उन्हें नियम याद कराना आप सिखाएंगे, नहीं, नियम याद कराना ये निगेटिव बात है। कठिन निबंध लिखवाएंगे, ऐसा नहीं। उन्हें व्याकरण की किताब पढ़ाएंगे, नहीं। प्राथमिक स्तर की बात का है, उससे हम लोग आपसी बातचीत के अवसर देंगे, अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देंगे। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब बच्चे को बिना किसी डर के अपने विचारों को प्रकट करने के आप समय देंगे, प्रश्न पूछने के उसे हम अपने कक्षाओं में उसको भरपूर छूट देंगे, तब बच्चा आसानी से सीख पाता है। प्राथमिक बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे आसान तरीका यही होता है। इस बात को याद रखेंगे।
चलिए 44 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं कि स्कीमा शब्द की अवधारणा किसने दी थी? जीन पियाजे। मैं बहुत बार कहा है दोस्तों, पियाजे के अनुसार स्कीमा जो होती है हमारे हमारे मस्तिष्क में जो मौजूद जानकारी और अनुभवों को व्यवस्थित पैकेट है जिसमें हम दुनिया को समझते हैं और प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। स्कीमा क्या है? तो स्कीमा हमारे मस्तिष्क में जो भंडारित एक पैकेट के रूप में होती है, इसको उन्होंने बताया था बिल्डिंग ब्लॉक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो यही जीन पियाजे ने बताया था, स्कीमा जीन पियाजे की अवधारणा है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं सहयोगात्मक अधिगम जो होता है दोस्तों, जो आपका सहयोगात्मक अधिगम होता है तो कौन सा विचारक बढ़ावा देता है, इस बात को याद रखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम को कौन सा विचारक बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना। अब देखिएगा बीएफ स्किनर नकल करके कहते हैं कि बच्चा सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है, सहयोग से सीखता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की तरफ इशारा करते हैं। वाटसन इससे होगा नहीं, यहाँ पे लेव वाइगोस्की होगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की जो है ना, यह समाज से सीखने की बात करते हैं, समाज से सहयोग की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं दोस्तों, सीख कर सीखते हैं। याद रखेंगे, बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से सीखकर और समूह में मिलकर कार्य करते हैं, ये ज्ञान का निर्माण बेहतर तरीके से होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं सहयोगात्मक अधिगम। और सहयोगात्मक अधिगम किनकी थ्योरी है? तो लेव वाइगोत्स्की साहब की है। चलिए आगे देखते हैं, 46 नंबर की बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाना किस कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है? ये बताना है दोस्तों। केवल लिखने में कहानी अगर आप प्राथमिक स्तर में बच्चों को सिखा रहे हैं तो ये किसके लिए ये होगा दोस्तों? तो अब कहानी सिखाने का मतलब यही होता है ना, केवल उच्चारण सुधारने में, केवल अनुशासन बनाने में। केवल बात आ गया तो केवल आ गया तो गलत हो जाएगा, यहाँ भी केवल आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानी सुनाने का मतलब यही होता है कि बच्चे को सुनने की शक्ति या सुनने के कौशल विकसित करना, समझने के कौशल विकसित करना और कल्पना करने के कौशल को विकसित करना। सुनना, समझना और कल्पनाशीलता के विकास में हम कहानी सुनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न आप लोग देखिएगा, जो बच्चों में जेंडर की बात किया है दोस्तों, कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अब जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? ठीक है, रूढ़ बन चुका है कि जो घर के काम होगी वो महिलाएं करेंगी, बाहर के काम पुरुष करेंगे। जो वाहन हो गए या गाड़ियां हो गई वो केवल पुरुष चलाएंगे, महिलाएं नहीं चलाएंगी। ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। क्रिकेट जो होगा केवल बच्चे खेलेंगे, महिलाएं नहीं खेलेंगी, तो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तो एक कह रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिएगा, लड़कियां और लड़कियों का काम अलग अलग तय करेंगे, अलग अलग तय करेंगे तो जेंडर रूढ़िवादिता खत्म कहाँ होगा, ये तो बढ़ेगा। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग और जेंडर विरोधी भूमिकाओं को बढ़ावा देना, बात तो सही कह रहा है। केवल लड़कियों पर ध्यान देना, लड़कियों पर ध्यान देंगे तभी भी जेंडर बढ़ेगा। लड़कों को रोने से मना करना, ये भी होगा तभी भी गलत होगा, क्योंकि बस लड़कियों को आप रोने से मना करेंगे, लड़कियों को मना नहीं करेंगे। आपके अंदर एक कंसेप्ट होगा कि बस लड़कियां रोती है, लड़के नहीं रोते हैं, ये भी नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ना कि जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करेंगे और जेंडर विरोधी भूमिकाओं को हम बढ़ावा देंगे। ये जो कक्षा में पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए एक ऐसा माहौल हम तैयार करेंगे ना, जहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों सभी प्रकार के खाना बनाना, खेल कूदना, अपना नेतृत्व करना, ये सब मिलकर एक साथ, पुरुष महिला एक साथ कोई कार्य को कर रहे हो, तो ऐसा हम परिवेश को उत्पन्न करेंगे। और ऐसा करेंगे तब हमारे अंदर से क्या दूर होगा दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता की भावना दूर होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 48 नंबर आज की वीडियो का प्रश्न है, सतत मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, जो सतत मूल्यांकन होता है, व्यापक से तात्पर्य होता है मूल्यांकन केवल किताबी ज्ञान या परीक्षाओं के अंकों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें बालक खेल, कला, व्यवहार, जो जीवन की कार्यशैली होती है, जीवन के जो कौशल होते हैं, मूल्यों का भी उसमें आकलन किया जाना चाहिए। तो यही होता है सतत मूल्यांकन और व्यापक शब्द, ये बात याद रखेंगे। केवल शैक्षणिक क्षेत्र नहीं दोस्तों, केवल स्वास्थ्य परीक्षण ये भी नहीं होगा, केवल खेलकूद ये भी नहीं होगा, शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का अगर मूल्यांकन करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। ये आज की वीडियो का अब धीरे धीरे लास्ट पड़ाव आ रहा है दोस्तों, कि भाषा के पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए। तो जो भाषा के पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए, जो बहुत कठिन और लंबे हों ऐसा नहीं होना चाहिए,
जो बच्चों को स्वयं करके देखने, सोचने और सृजनात्मकता के अवसर दें। इससे बढ़िया तो ऑप्शन कोई दिख ही नहीं रहा है। जो केवल एक ही प्रकार के हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो केवल परीक्षा केंद्रित हो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिएगा, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए बच्चे की, बच्चे को अवसर प्रदान कर रहे हो, बच्चे को स्वयं करके डूइंग याद रखेंगे, मतलब बच्चा करके सीखता हो, सृजनात्मक तरीके से सीखता हो, बच्चों को सोचने के समय दे रहे हो, अवसर मिलता हो। ऑप्शन नंबर 20 जैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और दोस्तों, आज की वीडियो का ये लास्ट वाला प्रश्न आप लोग देखेगा, और उससे पहले आपसे कहेंगे कि वीडियो में अब तक आप बने हैं, आपने अब तक मुझे मेरा साथ दिया है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट वाला प्रश्न। ये 50 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य ध्यान किस पर होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अधिगम के लिए जो आकलन होता है, इसका मुख्य जो उद्देश्य क्या होता है, याद रखेंगे। आकलन जो बात करें, अधिगम में आकलन का मुख्य ध्यान किस पर होता है, तो ये ऑप्शन देखेंगे। ग्रेड और अंक देने पर ऐसा नहीं होता है, केवल अंत में परीक्षा लेने पर ऐसा नहीं होता है, बच्चों के रैंकिंग तय करने पर नहीं, बच्चों की रैंकिंग नहीं तय करेंगे। ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार और याद रखेंगे पृष्ठ पोषण देने पर, फीडबैक देने पर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अधिगम के लिए जो आकलन का मुख्य ध्यान यही होना चाहिए कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चा जहां पे गलती कर रहा है उसको सुधार करने में और पृष्ठ पोषण फीडबैक देने में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दीजिए आज की वीडियो से विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।